फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट हैपेंस व्हेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब हमारे पास लीनियर चेन है, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 4 हमारे पास कार्बन है। ये नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, बस मैं कार्बन को गिन रहा था। इसकी रिएक्शन करनी है अल्कोहलिक KOH के साथ में। अब अल्कोहलिक KOH का मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, एसिडिक H को पकड़ता है। एसिडिक H को यहाँ से पकड़ेगा, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेगा इधर, और Cl जो है हमारा रिएक्शन से बाहर जाएगा। फॉर्मेशन होगा हमारे पास एल्कीन का। ये कौन सी रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। और स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। तो पहले मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, CH3Cl और KCN। अब पोटेशियम पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, साइनाइड पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी इस कार्बन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन हमारे पास। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे, और Cl जो होता है हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होता है, रिएक्शन से जाएगा बाहर, और फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास, CH3CN। तो पहले तो हम हमारे पास बनेगा CH3CN, फिर उसको बोला है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो CN ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी CH3COOH हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब CN की हाइड्रोलिसिस होती है दो टाइप से, एक होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एक होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो क्वेश्चन में उसने पार्शियल मेंशन किया नहीं है, जब तक क्वेश्चन में पार्शियल मेंशन नहीं करेगा हम इसको क्या मान के चलेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर वो बोलता पार्शियल, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में साइनाइड ग्रुप जो है हमारा कन्वर्ट होता है अमाइड फंक्शनल ग्रुप में, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है CH3CONH2, ये हमारे पास अमाइड। तो ये हमको क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेना है कि कहीं वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है या फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास CH3Cl, इसकी रिएक्शन कराइए सोडियम आयोडाइड के साथ। और जब भी हम एल्काइल हैलाइड से, या फिर एल्काइल क्लोराइड स्पेसिफिकली, या फिर एल्काइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। और फिंकलस्टीन रिएक्शन का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमको एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन करनी हो। एल्काइल आयोडाइड जो है प्रिपेयर ही कैसे होता है, एल्काइल क्लोराइड की मदद से। यहाँ पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, I माइनस आएगा अटैक करेगा इस कार्बन पे, और Cl जो है रिएक्शन से जाएगा बाहर। फॉर्मेशन होगा हमारे पास CH3CH2I, यानी कि इथाइल आयोडाइड का हमारे पास फॉर्मेशन हो चुका है। एसीटोन हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट के लिए लिया है, कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन की रिएक्शन जब हम कराएंगे HBr के साथ, HBr हमारे पास एसिड है, और लेकिन इसमें साथ में ले रखी है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड के साथ डालते ही हमारे पास ये रिएक्शन जाती है रेडिकल पाथवे से, और हमारे पास एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से ये फॉलो करेगी। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या बोलता था हमारे पास, जो Br हमारे पास ग्रुप लगेगा वो लगेगा लेस हिंडर्ड कार्बन या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। यहाँ पर जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो लेस हिंडर्ड कार्बन कौन सा हुआ, ये 2 हाइड्रोजन वाला। तो Br ग्रुप जो है मेरा जाएगा इस राइट साइड वाले कार्बन पे, और हाइड्रोजन जाएगा हमारा बीच वाले कार्बन पे। CH यहाँ पे गया ये वाला हाइड्रोजन, और CH2 के साथ जाएगा Br। तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करना है जब पेरोक्साइड हमारे पास गिवन हो। दूसरा केस है जब पेरोक्साइड हमारे पास गिवन ना हो, तो फिर से हमारे पास एल्कीन है, और लेकिन इस बार पेरोक्साइड गिवन नहीं है। हाइड्रोजन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, Br पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हाई है, एल्कीन के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये अटैक करेगी H पॉजिटिव पे, और अब जनरेट होगा हमारे पास कार्बोकैटायन। लेकिन कार्बोकैटायन को जनरेट करने का तरीका क्या है हमारे पास, एक स्टेबल कार्बोकैटायन हमको जनरेट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ जनरेट करता हूँ तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, अगर मैं यहाँ जनरेट करता हूँ तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। मतलब कि हाइड्रोजन का अटैक इस वाले कार्बन पे होगा। नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस इस अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे, और हमारे पास प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सही हमारे पास मिल जाएगा। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर Br।
ये रिएक्शन कौन सी फॉलो करती है, मार्कोवनिकॉफ रूल को ये फॉलो करती है। पेरोक्साइड के केस में एंटी मार्कोवनिकॉफ, बिना पेरोक्साइड के मार्कोवनिकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कोलरॉस लॉ से क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट क्या होता है हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl2। और हमारे पास लैम्डा नॉट कैल्शियम 2 पॉजिटिव के लिए दे रखी है और लैम्डा नॉट Cl माइनस के लिए भी दे रखी है, मतलब आयंस की जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो कैल्शियम CaCl2 वाटर में जब जाएगा तो कैसे डिसोसिएट करेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl माइनस के आयंस हमारे पास बाहर जाएंगे। लैम्डा नॉट क्या दे रखा है इसका 119 और इसका लैम्डा नॉट दे रखा है 76.3, लेकिन ये एक क्लोरीन का दे रखा है, हमारे पास 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन का लैम्डा नॉट होगा 2 इंटू 76.3, यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू आएगी 152.6। अब हमको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कोलरॉस लॉ हमको पता होना चाहिए। क्या बोलता है, लैम्डा एम नॉट कैल्शियम क्लोराइड के लिए कितना होगा, जितना कैल्शियम की पॉजिटिव आयन की मदद से होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो यहाँ हमारे पास 119 प्लस 152.6, लैम्डा एम नॉट आएगा हमारे पास 271.6 और यूनिट क्या रहेगी जो गिवन है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, एस मतलब सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ जाएगा हमारा आंसर। बस हमको ध्यान क्या रखना था, ये हमको एक आयन के लिए गिवन है Cl के लिए और यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है 2 आयन्स में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास 3 Cl आयन होता तो हम इसको 3 इंटू 76.3 ऐसे करके आंसर निकालते, तब हम इसको ऐड करते। अगर सिंपल इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स में आते हैं डेफिनेशन में। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, एक ए सॉल्यूशन है एक बी सॉल्यूशन हमारे पास है और टेम्परेचर हम दोनों के लिए फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस हमने इसका टेम्परेचर रखा है और इसका 25 डिग्री सेल्सियस रखा है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और नापेंगे क्या, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT। ये इसको पाई 2 लेते हैं, इसको पाई 1 ले लेते हैं। और अगर हम हमारा दोनों सॉल्यूशन के लिए पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 आ जाता है, अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इक्वल आ जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो बस ये याद रखना है, आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम होता है, तो हमको क्या सेम कराना है, हमको सेम कराना है ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से ही है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850, यानी कि जो जो गिवन है पहले लिखते चलेंगे। वेपर प्रेशर को मैं पी नॉट से डिफाइन करता हूँ और ये कितना इक्वल है 0.850। प्योर बेंजीन यानी बेंजीन की हमारे पास लिक्विड है तो कोई सॉलिड मत उसको समझ लेना। प्योर बेंजीन का गिवन है 0.850 और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, उसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल लिक्विड डाला है हमने। नॉन वॉलेटाइल क्या होता है हमारे पास, जिनको अगर हम हीट करेंगे तो वेपर्स में वो कन्वर्ट नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से मतलब उसका वो डिसोसिएट भी नहीं करेगा सॉल्यूशन के अंदर जाने पर। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट बोलता तो उसका मतलब था वो सॉल्यूशन में जाने पर डिसोसिएट होता। सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। WB क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 0.5 ग्राम और WA वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारे पास 39 ग्राम। और मोलर मास भी गिवन है बेंजीन का MA इक्वल्स टू 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, P की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.845। पी नॉट की थी प्योर बेंजीन की, लेकिन जब हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया तो सॉल्यूशन का जो हमारा वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, कितना बच गया 0.845। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो टॉपिक हमको पता होना चाहिए। टॉपिक का नाम है रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला होता है हमारे पास पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट, इस वाली टर्म को पूरे को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। होता है किसके इक्वल, XB के। अब XB को हम लिखते हैं
NB/Na प्लस NB। लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास बहुत ही कम है, क्योंकि सिर्फ 0.5 ग्राम ही क्या हमने ले रखा है, सॉल्यूट को ऐड कर रखा है, तो मोल्स तो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। इसलिए हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस टर्म को हटा देते हैं और फॉर्मूला की यूज़ करेंगे हम P0 माइनस P/P0 इक्वल्स टू NB/Na। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, WB/WA डिवाइड बाय WB मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय WA/MA। हमारे पास WB की वैल्यू गिवन है, WA की गिवन है, MA की गिवन है, तो MB की हमको निकालनी है। वही हमको क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ NB/Na। वो तो मैंने बस बताने के लिए लिखा था कि हमको क्या कैलकुलेट करना है और कहाँ से फॉर्मूले से आएगा। तो P0 की वैल्यू हमारे पास 0.850 और P की वैल्यू है 0.845 डिवाइड बाय 0.850। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा हमारे पास, इसको ऐसे ही रहने देते हैं NB को, और Na हम निकाल लेंगे यहाँ से। Na आएगा मेरा 39 गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। यहाँ से Na आता है, ये कट जाएगा 2 से, यानी कि Na आ गया है 1/2। 1/2। इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा अगर, तो ये इंटू में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से NB की वैल्यू आ जाएगी, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आती है, अगर हम सॉल्व करेंगे इस वाली टर्म की, 0.005 और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है। अब ये 2 क्या करेगा, इसके साथ जाएगा डिवाइड में। NB इक्वल्स टू 0.005 डिवाइड बाई 2 और NB की वैल्यू आएगी 0.0025। अब NB क्या होता है हमारे पास, WB/MB। MB की वैल्यू पूछ रहा है, MB इक्वल्स टू WB/NB। WB की वन है 0.5 और NB है 0.0025। यहाँ से मिलर मोलर मास आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी, ये मैंने थोड़ा आधा लिख दिया, इसको पूरा लिखेंगे अगर, इसको सॉल्व करने पे आती है 0.0058, ये आती है वैल्यू, बाकी सब सही है। तो यहाँ 0.058, तो मोल्स भी चेंज रहेंगे हमारे पास। NB आता है मेरा इक्वल टू 0.0029, तो यहाँ भी हम चेंज करेंगे 0.0029। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास MB की वैल्यू आती है 170 ग्राम पर मोल। ऐसी आएगी लगभग 172 173 ऐसे कुछ आती है, पर अप्रॉक्सीमेट में 170 लेके चल रहा हूँ इसको। तो ऐसे बस फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए था, और ये याद रखना कि XB को क्या लेके चलना है हमको, NB/NA। कोई NA/NB ऐसे प्लस मत कर देना, वरना तो बहुत ही लंबी कैलकुलेशन इसकी बैठ जाएगी। बहुत ही कम मोल्स प्रेजेंट है, देख रहा होगा NB की वैल्यू 0.0029 है, तो इसके लिए हम इसलिए पहले ही नेगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि हमको पता था मोल्स हमारे काफ़ी कम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोऑर्डिनेशन से है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पूछा है, बोर्ड्स का PYQ है, तो PYQ ऑफ बोर्ड्स एक मार्क्स के 3 मतलब एक, ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है, और ये भी। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 आयन। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पहले पता होनी चाहिए, और बोल रहा है डेल्टा O जो है लेस देन P है। तो जब D ऑर्बिटल होगा हमारे पास, D4 आयन्स होंगे, तो ये स्प्लिट करेंगे कैसे, एक तो करेंगे EG स्टेट में, EG में कितने होंगे 2 ऑर्बिटल, और एक करेगा ये T2G में, यहाँ T2G EG। जब इलेक्ट्रॉन्स की फील्डिंग होगी, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स T2 में जाएंगे, 1 2 3, ये मैंने भर दिया T2G में। अब कंफ्यूजन आती है फोर्थ इलेक्ट्रॉन की, क्या फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर होगा। तो अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पड़ी होगी, जब डेल्टा ओ क्या हमारे पास, ये दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा ओ। अगर ये लेस देन होता है पेयरिंग एनर्जी से, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ये इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो हमारा ऊपर जाएगा। अगर इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती, अगर हमारे पास डेल्टा ओ हाई होता पेयरिंग एनर्जी से, तब हमारी पेयरिंग होती यहाँ पर, लेकिन ये लेस है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पर हम भर देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है वो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, T2G3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हमारे T2G में है, और EG1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हमारा
Eg में है। ऐसे हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना से लिखने के हमारे पास 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन तो ये 30 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाना था जिसने CFT को पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारे पास यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है और मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला मॉलिक्यूल है NiCN4। सेकंड लिखते हैं NiCN4 2-। तो निकल की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होनी चाहिए 3d8 4s2। डी ऑर्बिटल्स की तो हमारे पास डी एलिमेंट्स की तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, उसके बिना कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं हो पाएगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम इसकी। निकल की मानेंगे x, एक साइनाइड हमारे पास क्या है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो एक की होती है -1, तो 4 लिगेंड प्रेजेंट हमारे पास इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे -2 का चार्ज है इसलिए इक्वल कर दिया हमने इसको -2 के, तो x -4 हो जाएगा -2 के बराबर। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +2, यानी कि निकल हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। अब बात आती है कि D से रिमूव करनी है या S से। तो पहले जब रिमूव करेंगे हम तो S वाले इलेक्ट्रॉन हमारे निकलते हैं, तो 4s0 हमारे पास बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम इसके d ऑर्बिटल्स को बनाएंगे Ni2 पॉजिटिव 1 2 3 4, डी में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s इसका क्या हो गया एम्प्टी हो गया, ये 3d है, और इसके पास एक एम्प्टी 4p ऑर्बिटल भी होगा। अब हमारे पास क्या है साइनाइड लिगेंड प्रेजेंट है, और साइनाइड हमारे पास कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो साइनाइड क्या करेगा इनकी पेयरिंग करा देगा, जो बाहर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ये सिंगल सिंगल इसको अंदर कर देगा पेयर, और फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास Ni2 पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ Cn-। पहले तो याद होने चाहिए हमारे पास लिगेंड कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। इस ऐसे करने के बाद एक d ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया हमारे पास, यहाँ पर 4s और लास्ट में हमारा 4p ऑर्बिटल। अब क्या होगा हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल आएंगे, एक d एक s और यहाँ से 2 ऑर्बिटल अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे पार्टिसिपेशन। और पार्टिसिपेशन करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास 3d ऑर्बिटल के 4 में तो 1 2 3, इन 4 में तो क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेटल के, और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एक d आया है एक s आया है 2 p आए हैं, एक d आया है एक s आया है 2 आए हैं p ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी 4p का एक बच जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी dsp2। अब हमको साइनाइड के जो है इलेक्ट्रॉन्स भरने, एक साइनाइड जो है 2 इलेक्ट्रॉन को देता है डोनेट करता है, तो 4 साइनाइड हमारे पास कितने करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन 4 × 2 = 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन बस अब हमको उसके अंदर भर देने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे क्वेश्चन में इसने शेप नहीं पूछी, लेकिन जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तब शेप होती है टेट्राहेड्रल। इसने एक चीज और पूछी हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक कैरेक्टर या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये क्या होता है हमारे पास, अगर ये बताना है कि पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में वो वीकली अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, सब हम देख पा रहे हैं सारे ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में पेयर हो रखे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक, यानी कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये वीकली रिपेल होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन dsp2 और मैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा इसका डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स यूजिंग IUPAC नॉर्म्स। फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास और हमको इसको मतलब नाम दे रखा है और फॉर्मूला हमको लिखना है। तो नाम क्या है डाइक्लोरिडो, यहीं पे लिख देता हूं मैं अलग पेन से डाइक्लोरिडो। और पहले सबसे मेटल देखना कौन सा है, कोबाल्ट मेटल है, कोबाल्टेट नहीं लिखा है इसने, यानी कि कैटायनिक साइड पे हमारा मेटल है। तो कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीजन कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, ये हम बाद में देखेंगे। फिर बोल रहा है डाइक्लोरिडो, यानी कि क्लोरिडो मतलब Cl और कितने हैं डाई। फिर बोल रहा है इथेन 1,2 डाई अमीन, इथेन को En से रिप्रेजेंट करते हैं, और En भी कितने हैं 20 मतलब 2,
तो En2 और चार्ज कितना होना चाहिए। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी आनी चाहिए, कोबाल्ट की +3 आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखते हैं En हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, 0 रहेगा और कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज हम सपोज नहीं करते तो 0। तो x आता है हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन हमको चाहिए किसमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा +1 के, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये अप्रोच जो हमारी है बिल्कुल सही है। चार्ज कितना रहेगा, +1 का चार्ज रहेगा पूरे कॉम्प्लेक्स पे, और ये बन जाएगा करेक्ट फॉर्मूला COCl2 En2 और 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, बहुत ही मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट तक हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी को भेजा है विद अ करंट की दे रखा है 1.5 एम्पियर्स का करंट हमने उसमें यूज करा है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कॉपर 2 पॉजिटिव रहेगा किसमें, जब सल्फेट के साथ रहेगा, कॉपर Cu2 पॉजिटिव SO4 माइनस। अब अगर हम इसको देखें, अगर हमको 1 मोल ऑफ कॉपर को अगर हमको करना होता है, 1 मोल ऑफ कॉपर नीडेड चार्ज NF, और N की वैल्यू क्या रहेगी 2, जितनी इसकी वैलेंसी रहेगी 2 × 96500 कूलम। इतना चार्ज जब हम फ्लो कराएंगे तो 1 मोल ऑफ कॉपर जो है हमारे पास वो होगा डिपॉजिट। लेकिन यहाँ पे अब हमको पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर का करंट निकालना है। तो Q = I × T, और टाइम किस में रहेगा, सेकंड में। करंट दिया है 1.5, टाइम 10 मिनट्स, तो 10 × 60 ये हो जाएगा 600 सेकेंड। तो चार्ज की वैल्यू आई कितनी, यहाँ से 900 कूलम्स। इतना चार्ज जो हमारे पास टोटल इतना फ्लो करा है जब हमने 10 मिनट तक करंट किया। लेकिन इसको कितना चार्ज चाहिए 1 मोल के लिए, 2 × 96500। तो 2 × 96500, और 1 मोल ऑफ कॉपर में कितना कॉपर होता है, 63 ग्राम। वैसे होता है 63.5, पर कैलकुलेशन हमारी आसान रही इसलिए हम 63 ग्राम लेके चलेंगे। तो 2 × 96500 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट कॉपर इक्वल्स टू, या इक्वल टू चाहे एरो लगा लो, 63 ग्राम। तो 900 कूलम का चार्ज कितना करेगा, 63 × 900 डिवाइडेड बाय 2 × 96500। इसको सॉल्व करने पर 0.293 ग्राम। तो इतना हमारे पास कॉपर सॉलिड जो है डिपॉजिट हो जाएगा जब हम उसमें 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमारे पास है 5.5 × 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, और फॉर्मूला होता है हमारे पास 0.693 अपॉन में रेट कांस्टेंट। तो सॉल्व कर लेंगे, 0.693 के की वैल्यू 5.5 × 10⁻⁻14, ऊपर चला जाएगा ये, तो हो जाएगा 10⁻14। सॉल्व करने के बाद टी हाफ की वैल्यू आती है 0.126 × 10⁻14, और साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से हमको 1 डेसिमल प्लेस के बाद लिखना पड़ेगा। तो 1.26 × 10⁻13 यूनिट किस में थी, सेकंड में गिवन थी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेकंड। ये हो जाएगी इसकी हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, हमको बाकी कार्बन कितने गिवन है उससे कोई मतलब नहीं होता ऑर्गेनिक में, बस हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप एक कीटोन है और एक क्या है, एल्डिहाइड है, और सामने दिया है AgNH3 यानी कि हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट सामने दिया है। अब टॉलरेंस रिएजेंट कीटोन पे तो कुछ काम करता नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारा जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ लग जाएगा COOH। COH भी लिख सकते हैं और Na ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास CHO बेंजल्डिहाइड गिवन है,
C डबल बॉन्ड OH, और सामने हमारे पास क्या गिवन है, NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2। जब भी हम अमोनिया डेरिवेटिव्स फिनाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, H2O जाता है रिएक्शन से बाहर, और हमारे पास बाकी जो है ऐसे ही चिपका देंगे इसको, ये बेंजीन ऐसे ही CH डबल बॉन्ड N NHC डबल बॉन्ड O NH2। ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन्स। कोई भी क्या करेगा, यहाँ से H2O को नहीं निकालेगा, क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअल में ये तो ट्रिक है हमारे पास, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करते हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, फिर जाके हमारे पास वाटर बाहर निकलता है। तो पहले अवेलेबल ये वाले लोन पेयर्स होंगे इसके कंपेयर में, क्योंकि ये वाले लोन पेयर हमारे इन्वॉल्व हैं विद रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल। चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमारे पास कोई भी मेटल ले लिया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है या फिर ज़्यादा, तो मैं इसको N+ लिख लेता हूँ यहाँ पर, और हमारे सामने होगा कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एथिलीन डाइअमीन। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ से डोनेशन, एक नाइट्रोजन यहाँ से डोनेट करेगा, अपने दूसरे लोन पेयर इस नाइट्रोजन से डोनेट करेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मेशन होती है रिंग लाइक स्ट्रक्चर की, 1 2 3 4 5। यहाँ पर मेरी केस में क्या बनी है, 5 मेंबर की रिंग बनी हुई है। अब रिंग 3 मेंबर की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है। बस हमको ध्यान क्या रखना है, कोई भी रिंग हो हमारे पास, या डेफिनेशन है इसकी, कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड जब एक रिंग का फॉर्मेशन करता है डोनेशन के वक्त, ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं चिलेट लिगेंड, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम चिलेट कॉम्प्लेक्स, और इसका दूसरा नाम होता है फिनोमिना का चिलेशन। तो किसी भी नाम से एग्जाम्पल में एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम्पल लिखने कॉम्प्लेक्स का COEN3 पॉजिटिव, ये एग्जाम्पल याद रख लेना। चाहे ऑक्जेलिक एसिड भी ले सकते हैं यहाँ पर ये भी क्या करेगा, चिलेशन करेगा यहाँ से, ये भी 5 मेंबर की रिंग को फॉर्म करेगा। बस यहाँ पे EN की जगह OX लिख लेना 3 और 3 पॉजिटिव कोबाल्ट। कोई सब एग्जांपल हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे 10-15 एग्जांपल पड़े होंगे, वो कुछ भी जो मन करे वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट आर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, गिव वन एग्जांपल। अगर हमारे पास मेटल के साथ सारे लिगेंड एक जैसे ही अटैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर CONH36 और ऑक्सीडेशन स्टेट +3+2 जो मन कर रहा है वो रख सकते हैं। जब सारे लिगेंड एक जैसे, सारे ही अमोनिया लिगेंड है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन अगर एक भी लिगेंड हमारा होता है चेंज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने NH3 5 ले लिया है और एक लिगेंड को मैं चेंज कर देता हूँ वाटर के साथ में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एग्जाम्पल हो गया हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का, यानी कि एक लिगेंड के डिफरेंट होने से ये हेटेरोलेप्टिक के एग्जांपल में आ गया। तो व्हाट आर हेटेरोलेप्टिक, जहां पर हमारे सारे लिगेंड एक बराबर नहीं होते, एक जैसे आइडेंटिकल लिगेंड हमारे पास जहां प्रेजेंट नहीं होते, वो होते हैं हमारे पास हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और एग्जांपल में तो कुछ भी लिगेंड और कुछ भी कॉम्प्लेक्स जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 और 0.05, मतलब K1 लोअर टेम्परेचर को मैं K1 मानता हूँ, T1 = 500 केल्विन और K1 है इसका 0.02, K2 हायर टेम्परेचर वाला है 0.07 और T2 क्या है 700 केल्विन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, वॉन ऑफ इक्वेशन का हम यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन में K1 = EA अपॉन में 2.303 R T2 - T1। T2 हमारा हायर टेम्परेचर होता है, T1 × T2, ये मल्टीप्लाई में नीचे, तो इसको ऐसे रहने देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। K2 हमारे पास कितना है 0.07 और ये है 0.02 K1, तो मैं इसको 7/2 लिख लेता हूँ डायरेक्ट, और इसको भी सॉल्व करने में 3.5 ऐसे भी लिख लेता हूँ। इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको, 2.303 × R क्या होता है हमारे पास 8.314। जब इसकी वैल्यू 8.314 रखेंगे हम R की वैल्यू, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी आएगी जूल्स में।
T2 क्या है 700, T1 है 500। इसको मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ भी 700 इंटू में 500। नेक्स्ट टाइम में log 3.5 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 8.314। ये आया है 200 डिवाइड बाय 700 इंटू 500। इस जीरो से ये जीरो गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होगा हमारे पास, log 3.5 इंटू 2.303 8.314 इंटू में 700 डिवाइड बाय 2, और log 3.5 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.544। तो मैं अब इसको सॉल्व करके वैल्यू आती है EA की 3645 जूल पर मोल। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3.645 किलो जूल पर मोल। कहीं अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई होगी तो एक बार आप भी वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ CONH3 पॉजिटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से देखना एक बार। CONH3 पॉजिटिव। सबसे पहले निकालेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आएगी X प्लस 0। NH3 की होगी 0 क्योंकि NH3 हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है। इसको इक्वल करेंगे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, तो चार्ज है +3 का। ऑक्सीडेशन स्टेट आती है मेरी यहाँ से +3। अब हमको कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, जो कि होती है 3d7 4s2 +3, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा यहाँ से, तो कोबाल्ट +3 में रहेगा 3d6 4s0। अब अगर हम इसको ऑर्बिटल में बनाएंगे, ये हमारे 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, फिर हमारा ये 3d हो गया, ये हो गया 4s, और ये हो गया हमारा 4p ऑर्बिटल। अब NH3 क्या होता है हमारे पास, ये होता है वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन होता तो वीक फील्ड लिगेंड है, अगर कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो भी ये हमारे पास अमोनिया कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन जब कोबाल्ट +3 में आ गया तो ये हमारा कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सेम केस होता है हमारे पास वाटर के लिए, वाटर भी वीक फील्ड लिगेंड है। कोबाल्ट लेकिन +3 में आएगा और वाटर हमारे पास लिगेंड होगा, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा। तो अमोनिया वैसे वीक फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट अगर +2 में होगा तो हम इसको वीक फील्ड लिगेंड लेके चलेंगे। लेकिन जब कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तब ये हमारे पास कैसा जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बनते ही ये कराएगा इलेक्ट्रॉन को पेयर अंदर। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जो हमने पेयर कर दिए हैं। अब हमारा जो 2 d ऑर्बिटल हैं ये हो चुके हैं खाली। ये हमारा 4s, ये 3d ऑर्बिटल, ये 4s और ये 4p। तो यहाँ से 2 ऑर्बिटल, एक s का और 3 p के, ये करेंगे कंबाइन। कंबाइन मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 3d ऑर्बिटल हमारा अब रह जाएगा 3 ऑर्बिटल का, 1 2 3 4 5 6, ये रह गया 3d। यहाँ से कंबाइन होके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिला है, जिसका नाम है D2sp3, यानी कि 2 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन के लिए। तो CO3 पॉजिटिव इन कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास NH3 के इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करने हैं। तो NH3 क्या होता है हमारे पास, एक NH3 जो है इसके पास एक लोन पेयर है, ये डोनेट करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो 6 NH3 कितने करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स को। अब हमको 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है हमने कंप्लीटली बना लिया है। बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास D2sp3, और शेप क्या होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो, शेप क्या रहती है, ऑक्टाहेड्रल। बस ये हमारा इसका नाम बोलते हैं हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। लो स्पिन मतलब सारे ही पेड़ हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ना इस ऑर्बिटल में ना ही इस ऑर्बिटल में।
तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास देखने के लिए नहीं मिलता है तो हम उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहा इसका, डायामैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली रिपेल होगा। प्रिपेयर करना है अब हमको एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो हमको पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। एनिलीन होता है बेंजीन रिंग से लगा हुआ NH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं एनिलीन। इससे हमको बनाना है पैरा ब्रोमो, यानी पैरा पोजीशन पे हमको क्या लगाना है, ब्रोमीन। इसकी डायरेक्ट ब्रोमिनेशन होती नहीं है हमारे पास। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट Br2 डालता हूँ और हम सॉल्वेंट यहाँ पे लेते हैं, इथेनोइक एसिड लेते हैं शायद, तो Br2 को डालने पे क्या होता है, ये ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन हमको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन ये कर देगा। रीज़न क्या होता है इसका, कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है काफ़ी ज़्यादा जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के बाद बेंजीन की रिएक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। इस वजह से हमको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। इसका समाधान क्या होता है, अगर हमको मोनोब्रोमिनेशन करानी होती है, इसके लोन पेयर को हमको कहीं बिजी करना पड़ेगा, सारे जो है एक्टिविटीज़ की बेंजीन रिंग की तरफ हो रही है, तो हम यूज़ करते हैं या तो एसिड क्लोराइड का, फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड OCl। एसिड क्लोराइड का यूज़ करते ही हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे है, ये यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और ये Cl भी पार्शियल नेगेटिव। ये Cl और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, ये अटैक करते हैं इस पोजीशन पे। और हम क्या देखते हैं, Cl ग्रुप है जो हमारा रिएक्शन से जाता है बाहर, और फॉर्मेशन क्या होता है हमारे पास, हम इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ NH2, या फिर हाँ एनिलीन का जो है अमीन का प्रोटेक्शन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, NC डबल बॉन्ड OCH3। अब हमने इस ग्रुप को क्या कर दिया है, प्रोटेक्शन। इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है हमारे पास, कि जो पहले लोन पेयर सब सिर्फ हमारे पास जो थे यहाँ पर इन्वॉल्व थे, पहले सारे ही लोन पेयर ट्रांसफर कर रहा था ये बेंजीन की तरफ, अब हमने लोन पेयर्स को यहाँ इन्वॉल्व कर दिया दूसरी साइड रेजोनेंस में। इसके यहाँ इन्वॉल्व होते ही अब इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें Br2 ऐड करते हैं अब, तो ये जो है रिएक्शन कैसी करेगा, अब ये मोनोब्रोमिनेशन हमको देखने के लिए मिलेगा, NHC डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ लग जाएगा Br ग्रुप। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर तो एनिलीन था, NH2 था और प्रोडक्ट में उसने एनिलीन पूछा है, तो हमको इसको डी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करा हमने, प्रोटेक्शन करा। अच्छा, ये प्रोटेक्शन जो है एस्टर की मदद से भी हो सकता है, अगर हम लेंगे CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, कोई सा भी एस्टर हम ले सकते हैं, उसकी मदद से भी हो सकता है। और बुक्स में जो होता है वो एनहाइड्राइड लेते हैं, कौन सी एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड CH3, ये होती है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। बुक्स में इसको ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा, अगर ये दिखे तो इसका मतलब ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा है। कोई सा इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं हम, हमारे पास जो है सेम ही ये ग्रुप लगा होगा और हमारी हो जाएगी NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन। अब हमको क्या कराना पड़ेगा, इसकी डी प्रोटेक्शन। तो डी प्रोटेक्शन या तो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, H पॉजिटिव या फिर OH माइनस, इसका यूज़ करके ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा NH2 फंक्शनल ग्रुप में, वापस से हमारे पास एनिलीन मिल जाएगा। लेकिन साथ में क्या मिलेगा, पैरा पोजीशन पे मोनोब्रोमिनेशन हमको देखने के लिए मिलेगी। ये ग्रुप को हटाना है H पॉजिटिव या फिर OH माइनस की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हमारे पास फिनोल से बनाना है पैरा ब्रोमोफिनोल। फिनोल की भी सेम ही कहानी होती है। फिनोल भी क्या करता है, फिनोल का OH ग्रुप भी इसको काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करता है, और अगर अब हमने इसकी ब्रोमिनेशन कराई Br2, इसको ब्रोमिन वाटर ऐसे भी लिख के दे सकते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर हमको OH और हमको ट्राई सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक दूसरा सॉल्वेंट, हमको फिनोल के केस में हमको सॉल्वेंट CH2 कार्बन डाइसल्फाइड या फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इन दोनों में से कोई और लगा देता हूँ मैं, इन दोनों में से कोई सॉल्वेंट हमको लेना पड़ता है, CH2 और CHCl3, इन दोनों में से कोई सॉल्वेंट हम लेंगे और हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगा, मोनोब्रोमिनेशन, जो कि पैरा पोजीशन पे हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। वैसे तो ऑर्थो पोजीशन पे भी होगी, पर वो हमारा क्या होगा, माइनर, और हमको एग्जाम में जनरली मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है। अगर उसने यहाँ ऑर्थो लिखा है
तो सेम लिखना है, सेम रिएक्शन, बस ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना देना, इसको मत बनाना। तो इस लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ऐसी और वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।